आज के इस सेशन में भारत के भौगोलिक प्रदेश के अंतर्गत हम पढ़ेंगे तटीय मैदान के संबंध में। महत्वपूर्ण पॉइंट होगा, इससे पूर्व के सेशन में हमने पढ़ा उत्तर भारत का मैदान, और अब हम पढ़ेंगे तटवर्ती मैदान के संबंध में, यानी पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान किन किन राज्यों में विस्तारित है। साथ ही तटीय क्षेत्र को अलग अलग प्रदेशों में किन नाम से जाना जाता है, इसको हम विस्तार से देखेंगे। सर्वप्रथम देखेंगे तटीय मैदान का विस्तार किन किन प्रदेशों के और किन किन क्षेत्रों के अंतर्गत है। भारत के इस मानचित्र के अंतर्गत आप देखेंगे भारत का तटीय क्षेत्र जो प्रारंभ होता है वो गुजरात के कच्छ क्षेत्र से, कच्छ प्रायद्वीप से प्रारंभ होता है, और ये गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र, गुजरात के बाद में महाराष्ट्र का क्षेत्र, महाराष्ट्र के बाद में फिर इधर गोवा, कर्नाटक का क्षेत्र, केरल का क्षेत्र, तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद में आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद में उड़ीसा क्षेत्र, और उड़ीसा के बाद बंगाल। यानी कि यहां तक भारत में तटीय सीमा का विस्तार है। यानी भारत के कच्छ के रण क्षेत्र से और पश्चिम प्रायद्वीपीय भारत में पश्चिम बंगाल के क्षेत्र तक, यानी सुंदर वन तक, सुंदर डेल्टाई क्षेत्र तक तटीय क्षेत्र का विस्तार है। इस क्षेत्र में भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा की अगर लंबाई की बात करते हैं तो ये है 6100 किलोमीटर। अगर भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह तथा अन्य द्वीपों की तटीय सीमा की लंबाई को भी अगर जोड़ दें तो कुल सीमा की लंबाई है 7516 किलोमीटर। तो भारतीय कुल तटीय सीमा की लंबाई 7516 और मुख्य तटीय सीमा की लंबाई यानी कि कच्छ के रण क्षेत्र से लेकर के सुंदरवन डेल्टाई क्षेत्र तक ये है 6100 किलोमीटर। अब इस क्षेत्र में आप जो आपको लाइट साइड नजर आ रहा है ये पूरा तटीय मैदान का विस्तारित क्षेत्र है। आप देख सकते हैं गुजरात के क्षेत्र में तटीय मैदान काठियावाड़ क्षेत्र के अंतर्गत, यानी कच्छ के क्षेत्र से और काठियावाड़ क्षेत्र तक इस मैदान को गुजरात के मैदान के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र में अलग अलग नामों से जाना जाता है, अभी हम आगे पढ़ेंगे। इस पश्चिमी तटीय मैदान में आप देखेंगे कि पश्चिमी तटीय मैदान का जो चौड़ाई है इस क्षेत्र में, यानी गुजरात के क्षेत्र में अधिक है, जहां पर नर्मदा और ताप्ती नदी का मुहाना है। तो नर्मदा और ताप्ती नदी के मुहाने के निकटवर्ती क्षेत्र में ये जो पश्चिमी तटीय मैदान है इसका विस्तार अधिक है। इस मैदान से अगर हम पूर्वी मैदान को या पूर्वी तटीय मैदान को कंपेयर करते हैं तो आप देख सकते हैं कि पूर्वी तटीय मैदान की चौड़ाई पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षा अधिक है। पश्चिमी तटीय तथा पूर्वी तटीय मैदानों का जो निर्माण हुआ है वो समुद्र की क्रियाओं एवं नदियों की निक्षेप प्रक्रियाओं के कारण से इन तटीय मैदानों का निर्माण हुआ है। यहाँ की जलवायु, पश्चिमी तटीय मैदान की जो जलवायु है, इस जलवायु और यहाँ की वनस्पति के कारण ये क्षेत्र भारत के सर्वाधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र के अंतर्गत शामिल होता है। यहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं, वनों की अधिकता है। इस क्षेत्र में जो सह्याद्री पर्वतमाला है, यहाँ पर आप देखेंगे ये सह्याद्री पर्वतमाला, सह्याद्री पर्वतमाला का जो विस्तार है, जो हिमालय पर्वतमाला के बाद में जो सबसे लंबी पर्वतमाला है भारत की सह्याद्री पर्वतमाला, जो इस क्षेत्र से प्रारंभ होती है और यहाँ से प्रारंभ यानी गुजरात के इस क्षेत्र से प्रारंभ होकर के और इसका विस्तार नीचे केरल तक है, यानी 1600 किलोमीटर के लंबाई तक इसका विस्तार है। सह्याद्री पर्वतमाला के जो पश्चिम का क्षेत्र है ये पश्चिमी तटीय मैदान कहलाता है, और सह्याद्री पर्वतीय माला के या पर्वत श्रेणी के जो पूर्वी क्षेत्र है ये क्षेत्र पठार कहलाता है। जो डार्क शेड आपको यहाँ नजर आ रहा है ये पठार का क्षेत्र है। इसके नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय भारत के प्रमुख पठार के संबंध में। तो ये पठारी क्षेत्र है और इसके पूर्व जो पश्चिम का क्षेत्र है ये मैदानी क्षेत्र है। ऐसे ही इस क्षेत्र में जो पर्वत चोटियां हैं, पर्वत श्रेणियां हैं, उन पर्वत श्रेणियों के जो नीचे का क्षेत्र है यानी दक्षिण पूर्व का जो क्षेत्र है
तो उस क्षेत्र में मैदानी क्षेत्र है। यहाँ पर इधर के क्षेत्र में गडजात पर्वत चोटी, गडजात के बाद में यहाँ पर अन्य महत्वपूर्ण पर्वत चोटियां हैं, जैसे महेंद्रगिरी पर्वत चोटी इस क्षेत्र के अंतर्गत आई है। इसके अतिरिक्त और भी महत्वपूर्ण पर्वत चोटी हैं आंध्र प्रदेश के अंतर्गत, जैसे नल्लामलाई पर्वत चोटी है, वेनुकोंडा पर्वत चोटी, ऐसे ही पालकोंडा पर्वत चोटी, और नीचे के क्षेत्र में यहाँ जावदी, शिवराई की पहाड़ी, जावदी की पहाड़ी और अन्य महत्वपूर्ण पर्वत चोटियां हैं। तो इन चोटियों के जो नीचे का क्षेत्र है, जो दक्षिण पूर्व का जो क्षेत्र है, वो पूर्वी तटीय मैदान के नाम से जाना जाता है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के क्षेत्र में इस मैदान का विस्तार अधिक है। तो विस्तार में अगर पश्चिमी तटीय क्षेत्र के विस्तार की बात करते हैं तो पश्चिमी तटीय मैदान का जो सर्वाधिक विस्तार है या चौड़ाई है, वो गुजरात के नर्मदा और ताप्ती नदियों के मुहाने के निकट है। इसके बाद में इसकी जो सबसे कम चौड़ाई है वो कर्नाटक के क्षेत्र के अंतर्गत है, कर्नाटक के तटीय क्षेत्र के अंतर्गत है। और यहाँ पर इस क्षेत्र में पूर्वी तटीय मैदान की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु क्षेत्र में पूर्वी तटीय मैदान का विस्तार सर्वाधिक है। अब हम देखेंगे कि किन किन प्रदेशों में पश्चिमी तटीय मैदान का विस्तार और पूर्वी तटीय मैदान का विस्तार है, यानी कौन कौन से भारत के प्रदेश तटीय सीमा को स्पर्श करते हैं और सर्वाधिक तटीय सीमा को स्पर्श कौन कौन से करते हैं और कुल तटीय सीमा को स्पर्श करने वाले राज्यों की संख्या कितनी है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो तटीय सीमा की स्पर्श करने वाले जो राज्य हैं वो आप देखेंगे गुजरात, गुजरात के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद इधर गोवा, कर्नाटक, इधर केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इधर ओडिशा और पश्चिम बंगाल। ये 9 राज्य हैं जो तटीय सीमा को स्पर्श करते हैं, यानी भारत के 9 राज्य तटीय सीमा को स्पर्श करते हैं। साथ ही तटीय सीमा को सर्वाधिक स्पर्श करने वाले राज्य कौन कौन से हैं और सबसे कम स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है। साथ ही हम केंद्र शासित प्रदेश भी देखेंगे कि कौन कौन सा केंद्र शासित प्रदेश तटीय सीमा को स्पर्श करते हैं, तटीय सीमा पर स्थित हैं। तो सर्वाधिक यानी राज्यों में अगर देखा जाए तो तटीय सीमा को सर्वाधिक स्पर्श करने वाला या सर्वाधिक तटीय सीमा वाला जो राज्य है वो है गुजरात। सर्वाधिक तटीय सीमा वाला राज्य गुजरात। गुजरात के बाद में ये गुजरात का अगर आप देखेंगे पश्चिमी तटीय क्षेत्र में भी और पूर्वी तटीय क्षेत्र में भी सर्वाधिक तटीय सीमा वाला राज्य है। और इसके बाद में आंध्र प्रदेश गुजरात के बाद सर्वाधिक तटीय सीमा वाला राज्य है। ये पूर्वी तट का सर्वाधिक तटीय सीमा वाला राज्य है। ये क्वेश्चन पे ध्यान रखिएगा, पूर्वी तट पर सर्वाधिक तटीय सीमा वाला राज्य आंध्र प्रदेश है और पूर्वी और पश्चिमी तटीय क्षेत्र में सर्वाधिक तटीय सीमा वाला राज्य वो गुजरात है। आंध्र प्रदेश के बाद में तीसरा सर्वाधिक तटीय सीमा वाला राज्य तमिलनाडु। तमिलनाडु के बाद में महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के बाद में फिर केरला का स्थान है और केरला के बाद में फिर ओडिशा का स्थान, ओडिशा के बाद में कर्नाटक का स्थान है और कर्नाटक के बाद पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है, यानी पश्चिम बंगाल राज्य है। और सबसे कम तटीय सीमा को स्पर्श करने वाला राज्य है गोवा। गोवा भारत का सबसे कम तटीय सीमा वाला राज्य है। सर्वाधिक तटीय सीमा वाला राज्य गुजरात, 1214 किलोमीटर की तटीय सीमा गुजरात की है और सबसे कम गोवा 101 किलोमीटर तटीय सीमा वाला राज्य है। तो यह है तटीय सीमा का घटते हुए क्रम में राज्यों का स्थान। और साथ ही अगर हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात करते हैं तो केंद्र शासित प्रदेशों में 4 केंद्र शासित प्रदेश तटीय सीमा वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें सर्वाधिक तटीय सीमा वाला केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बाद में लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप के बाद में पांडिचेरी, पांडिचेरी के बाद में यहाँ पर दमन और दीव, दादर एवं नागर हवेली में दमन दीव। ये सबसे कम तटीय सीमा वाला केंद्र शासित प्रदेश, यानी सर्वाधिक तटीय सीमा वाला केंद्र शासित प्रदेश इस जगह पर स्थित जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बाद लक्षद्वीप समूह है और लक्षद्वीप समूह के बाद में इस जगह पर स्थित पांडिचेरी और पांडिचेरी के बाद दमन और दीव।
तो ये केंद्र शासित प्रदेशों का तटीय सीमा के लंबाई के हिसाब से क्रम है। अब हम इस क्षेत्र में देखेंगे, यानी कुल तटीय सीमा वाले राज्यों की संख्या 9 और इनका जो क्रम है तटीय सीमा की लंबाई के हिसाब से वो आपके सम्मुख है। अब अलग अलग क्षेत्र में तटीय सीमा को अलग अलग नामों से जाना जाता है, ये महत्वपूर्ण पॉइंट रहेगा। कच्छ क्षेत्र यानी काठियावाड़ क्षेत्र यानी गुजरात के तटीय क्षेत्र को गुजरात का तटीय क्षेत्र कहा जाता है या गुजरात का तटीय मैदान के नाम से जाना जाता है। इसके बाद का जो क्षेत्र है यहां पर दमन से प्रारंभ होते हुए और जो गोवा तक का क्षेत्र है यह कहलाएगा कोकण तट। कोकण तट। गोवा से लेकर के मंगलोर तक का जो क्षेत्र है यह क्षेत्र कहलाएगा कन्नड़ तट। कन्नड़ तट। कन्नड़ तट में जो पश्चिमी तटीय मैदान है उसकी चौड़ाई सबसे कम है। और इसके बाद में यह महत्वपूर्ण पॉइंट होता है, जो केरल का तटीय क्षेत्र है यह क्षेत्र कहलाता है मालाबार। इसका क्वेश्चन सर्वाधिक पूछा जाता है। मालाबार यानी केरल का तटीय क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? मालाबार के नाम से। लक्षद्वीप और केरल के बीच में यहां पर लक्षद्वीप सागर है और इस क्षेत्र में यहां ये वैसे भी महत्वपूर्ण है मालाबार तट। मालाबार तट में जो बालू पाई जाती है इस बालू में थोरियम की प्रधानता होती है। थोरियम यहां पर काफी मात्रा में पाया जाता है। तो केरल के तट को मालाबार तट के नाम से जाना जाता है, कर्नाटक के तट को कन्नड़ तट के नाम से जाना जाता है और साथ ही दमन से लेकर और गोवा तक का जो क्षेत्र है वो कोकण तट के नाम से जाना जाता है। इस तटीय क्षेत्र में अगर हम महाद्वीपीय मगन ढाल की अगर बात करते हैं तो महाद्वीपीय मगन ढाल पश्चिमी तट का ये सर्वाधिक है। यानी जब हम महासागर का टॉपिक पढ़ेंगे विश्व भूगोल के अंतर्गत तब हम इसके विषय में देखेंगे महाद्वीपीय मगन तट। महाद्वीपीय मगन तट का यानी किसी भी देश का या महाद्वीप का वह क्षेत्र जो समुद्र में समाने लगता है या समुद्र में डूबता है या समुद्र के निकटवर्ती क्षेत्र होता है उसको महाद्वीपीय मगन तट के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद में जो क्षेत्र स्टार्ट होता है समुद्र के अंदर वो महाद्वीपीय मगन ढाल कहलाता है। फिर महासागरीय मैदान, इन आकृतियों के विषय में हम बाद में पढ़ेंगे। तो ये क्षेत्र यहाँ पर जो महाद्वीपीय मगन तट है तो महाद्वीपीय मगन तट पूर्वी क्षेत्र के मगन तट की अपेक्षा यहाँ पर चौड़ाई इसकी अधिक है। इसीलिए पश्चिमी तटीय क्षेत्र में बंदरगाहों की अधिकता है। यानी जिस क्षेत्र में महाद्वीपीय मगन तट का विस्तार अधिक होगा तो बंदरगाहों के अनुकूल है। इसके अतिरिक्त और महत्वपूर्ण यहाँ पर एक प्राकृतिक जो आकृति है या प्राकृतिक जो इस क्षेत्र की जो स्थिति है उस स्थिति के कारण भी यहाँ पर बंदरगाह अधिक है। इस यानी पूर्वी तट की अपेक्षा जो पश्चिमी तट है वो अधिक कटा छटा है और इस कटे छटे होने के कारण से यहाँ पर ये बंदरगाह सुरक्षित होते हैं। जो समुद्र की लहरों से या समुद्र में आने वाले जो श्रृंग और गर्त होते हैं या समुद्र के जो ज्वार भाटा होते हैं उससे या समुद्र में आने वाली सुनामी वगैरह से इधर क्षति कम होती है। तो ये है पश्चिमी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान का जो विभाजन है कोकण तट, कन्नड़ और मालाबार तट के रूप में। अगर हम बात करते हैं पूर्वी तटीय क्षेत्र की तो पूर्वी तटीय क्षेत्र में जो उड़ीसा का और ऊपर का जो क्षेत्र है यहां पर यह कहलाता है उत्कल के नाम से। और उड़ीसा का जो तटीय मैदान है उसको उत्कल मैदान के नाम से भी जाना जाता है। यानी उड़ीसा का पूर्व में नाम भी उत्कल नाम था। तो इस क्षेत्र को या इस मैदान उड़ीसा के मैदान को उत्कल मैदान और यहां पर ये उत्कल तटीय क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अब महानदी से और कृष्णा गोदावरी नदी के मुहाने तक का जो क्षेत्र है ये उत्तरी सरकार के नाम से जाना जाता है। इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको ध्यान रखिएगा। उत्तरी सरकार
और इसके नीचे का जो क्षेत्र है ये बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र होगा। जैसे मालाबार के लिए सर्वाधिक क्वेश्चन पूछा जाता है पश्चिमी तट पर, वैसे ही पूर्वी तट पर जो सर्वाधिक क्वेश्चन पूछा जाता है तट के लिए वो पूछा जाता है तमिलनाडु का तट जो कहलाता है कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट, तो तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। तटीय क्षेत्र के अंतर्गत उत्कल का क्षेत्र, उत्तरी सरकार क्षेत्र और कोरोमंडल तटीय क्षेत्र। इसके बाद हम पढ़ेंगे तटीय मैदान के। इस तटीय क्षेत्र को अलग अलग रूप में विभाजित किया गया है, यानी कि समुद्र के अंतर्गत भी इसको अलग अलग रूप में विभाजित किया गया। इसके विषय में देखेंगे, यानी समुद्र में किसी भी देश के निकटवर्ती क्षेत्र या जो तटीय क्षेत्र है उस तटीय क्षेत्र में जो समुद्र का क्षेत्र आता है, तो समुद्र के क्षेत्र में संसाधनों पर अधिकार, उनके दोहन को लेकर के ये विभिन्न देशों के बीच में लंबे समय तक संघर्ष का कारण बना रहा और वर्तमान में भी विभिन्न देशों के बीच में इसी संसाधनों, समुद्र में पाए जाने वाले संसाधनों पर अधिकार को लेकर के संघर्ष बना हुआ है। जैसे दक्षिण चीन सागर के अंतर्गत निकटवर्ती देशों के जो तटीय क्षेत्र हैं उन तटीय क्षेत्रों को भी उनके संसाधन या जो समुद्री संसाधन है उनकी बहुलता के कारण उन पर अपना अधिकार प्रदर्शित करता है, जिसके कारण इस क्षेत्र में विवाद की स्थिति लगातार बनी रहती है। अन्य देशों में भी ये विवाद की स्थिति बनी हुई है। इसी को देखते हुए एक समझौता हुआ था, जिस समझौते के आधार पर अलग अलग देशों के तटीय क्षेत्र को 3 भागों में विभक्त किया गया है। तो ये समझौता कब आयोजित किया गया? इसके सभी देशों की समुद्री सीमाएं निर्धारित करने के लिए 1982 में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों देशों के बीच में एक समझौता हुआ था। यानी यूएनओ के द्वारा इस विवाद को सुलझाने के लिए 1982 में एक समझौता किया गया। इस समझौते को यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी के नाम से जाना जाता है। इसके आधार पर विभिन्न देशों की समुद्री सीमाओं को 3 प्रकार से विभाजित किया गया है, 3 रूपों में विभक्त किया गया है। भारत की समुद्री सीमा भी 3 प्रकार की है, जिसमें पहले प्रादेशिक समुद्री सीमा यानी आधार से, यानी तटीय क्षेत्र में जो कटा छटा क्षेत्र होता है उसको एक बेस मान लिया जाता है, आधार रेखा खींची जाती है। उस आधार से इस आधार से 12 नॉटिकल मील का जो क्षेत्र है वो कहलाता है प्रादेशिक समुद्री सीमा। 12 नॉटिकल मील के क्षेत्र में प्रादेशिक समुद्री सीमा के अंतर्गत देश को सभी अधिकार प्राप्त होते हैं। जैसे अपने स्थल क्षेत्र में किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य का, किसी भी संसाधन के दोहन का अधिकार होता है, वैसे ही 12 नॉटिकल मील या समुद्री मील तक का जो एरिया है उस एरिया में किसी भी प्रकार का कार्य किया जा सकता है। संपूर्ण अधिकार इस क्षेत्र में देश को प्राप्त होते हैं। इसके बाद दूसरा क्षेत्र है अवच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। यानी इस 12 नॉटिकल मील के बाद 12 नॉटिकल मील या आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील, आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील या प्रादेशिक क्षेत्र के बाद में 12 नॉटिकल मील का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को जो 12 नॉटिकल मील का जो क्षेत्र है इसको बोला जाएगा संलग्न क्षेत्र। इस क्षेत्र में कुछ अधिकार प्राप्त हैं जो प्रादेशिक समुद्री सीमा में प्राप्त अधिकारों से कम है। यहां पर सीमा शुल्क वसूली का अधिकार है, सीमा शुल्क यहां से वसूला जा सकता है। इसके अतिरिक्त अन्य अधिकारों के रूप में साफ सफाई का अधिकार है और साफ सफाई के अधिकार के अतिरिक्त सभी प्रकार के वित्तीय अधिकार यानी कारोबार करने का भी अधिकार है। यानी इस क्षेत्र में जो भी इस क्षेत्र से समुद्री यान गुजरेंगे तो उनसे सीमा शुल्क वसूल करने का अधिकार उस देश को होगा जिस क्षेत्र के अंतर्गत ये आता है। दूसरा, इस क्षेत्र में जो साफ सफाई है उसका भी अधिकार उसी देश का होगा जिस देश के तटवर्ती क्षेत्र के अंतर्गत ये आता है। और तीसरा महत्वपूर्ण है कारोबार का अधिकार।
अब तीसरा जो क्षेत्र है, तीसरा क्षेत्र महत्वपूर्ण होगा, जिसको बोला जाएगा अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अनन्य आर्थिक क्षेत्र एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के नाम से, EEZ के नाम से जाना जाता है। यह है आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील का एरिया। आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील का जो क्षेत्र है, यह कहलाता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। इस अनन्य आर्थिक क्षेत्र में भी विभिन्न प्रकार के अधिकार हैं। जैसे अगर देश चाहे तो नए द्वीपों का निर्माण इस क्षेत्र में कर सकते हैं। यहां पर पाए जाने वाले जितने भी संसाधन हैं, उन संसाधनों के दोहन का अधिकार है, और संसाधनों के दोहन के अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक परीक्षण करने का अधिकार भी प्राप्त है। यानी इस क्षेत्र में 200 नॉटिकल मील का जो क्षेत्र है, इसमें नए द्वीपों का निर्माण किया जा सकता है। नए द्वीपों के निर्माण के साथ सभी प्रकार के अनुसंधान कार्य किए जा सकते हैं। और इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में, यानी आधार रेखा से और यहां तक के क्षेत्र में जितने भी संसाधन इस क्षेत्र में उपलब्ध होंगे, उन संसाधनों के दोहन का अधिकार भी इसी देश को प्राप्त होगा। तो किसी भी देश की या भारत की सीमा को इन 3 प्रकार से विभक्त किया गया: प्रादेशिक समुद्री सीमा, संलग्न क्षेत्र और अनन्य आर्थिक क्षेत्र के रूप में। इसको ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, महत्वपूर्ण है। और इसी क्षेत्र के अंतर्गत जो बॉम्बे हाई है, जहां से प्राकृतिक गैस का और कुछ ये प्राकृतिक गैस की यहाँ से प्रचुर मात्रा में भंडार है, और यहाँ से प्राकृतिक गैस निकाली जाती है। इसके अतिरिक्त पेट्रोलियम का भी यहाँ पर उत्खनन का कार्य चल रहा है, और पेट्रोलियम के भंडार के भी यहाँ पर पता करने के लिए ड्रिलिंग चल रही है। ये पूरा क्षेत्र जो बॉम्बे हाई का क्षेत्र है, ये पूरा इसी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत। इसी तरह से इस क्षेत्र में भी 200 नॉटिकल मील तक इसको 3 रूपों में विभक्त किया गया है। तो ये है भारत का तटीय क्षेत्र, तटीय मैदान और तटीय मैदान का विभाजन। उम्मीद करता हूं कि आज के इस सेशन में तटीय मैदान से संबंधित सभी पॉइंट आपके क्लियर होंगे। इस सेशन में यदि आपका कोई भी कंफ्यूजन है, किसी तरह का कोई भी अगर आपका डाउट है, तो आप उसको कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आज के इस सेशन को हम यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे दक्षिण भारत के या भारत के प्रमुख पठारों के संबंध में। पठार की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, उसके लिए विभिन्न भूगर्भ वेताओं के क्या क्या मत रहे, उनके विषय में हम पढ़ेंगे। और साथ ही अलग अलग क्षेत्र में कौन कौन से पठार हैं, उन पठारों को भी सब डिवीजन के रूप में अलग अलग नामों से, यानी अलग अलग क्षेत्रों में किन नामों से जाना जाता है। और पठारों से संबंधित जो अलग अलग शब्दावली हैं, तो उन शब्दावली के संबंध में भी हम विस्तार से मानचित्र के माध्यम से पढ़ेंगे। आज के सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।